नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का आगामी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को कंप्लीट हल करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसके जो प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, या तो डायरेक्ट या इनसे संबंधित प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा आप एक बार इसको ज़रूर देखें। इस वीडियो से पहले भी मैंने एक मॉडल पेपर डाला था, उसको भी आप ज़रूर देख लें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी पेपर कंप्लीट हो आपका बोर्ड का, उसका जो सॉल्यूशन है आप तक मैं तैयार करके जल्द से जल्द आप तक भेजूं और आप तक पहुंच जाए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो पेपर है उसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। तंजौर के बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सीधा सा उत्तर है चोल राजा राजराज प्रथम। इसका एक नाम और है राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, ये ध्यान रखना, राजराजेश्वर मंदिर भी है या बृहदेश्वर मंदिर भी है। चोल राजा राजराज प्रथम। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ये युद्ध जो है 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। कब? 1526 में। तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र के प्रमुख रूप कितने हैं? नाम बताइए। अब जो मुख्य रूप हैं, 4 रूपों का अपनी बुक में वर्णन है, जिनमें आपके राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक लोकतंत्र, ये जो चारों प्रारूप हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न है मालगाड़ी के अलग संचालन के लिए निर्माणाधीन रेलवे परियोजना बताइए। ये परियोजना है मालगाड़ी कॉरिडोर परियोजना या माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना। माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना नाम ज़्यादा इसका प्रचलित है और यही नाम इसका रिकॉर्ड में है। तो माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना DFC के नाम से भी शॉर्ट में इसको DFC। ये कहाँ से कहाँ है? ये मुंबई से रेवाड़ी तक है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFC। पांचवा प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा बताइए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? यह एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान देना कितने दिन के लिए है? यह एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमाओं में, यानी देश की बाउंड्रीज के में है, ठीक है ना, देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों का योग है ये। ठीक है, अच्छा फिर पांचवा प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न है गरीबी निवारण का मुख्य उपाय कौन सा है? गरीबी निवारण का मुख्य उपाय पूछा है। अब इसमें आप अपने दिमाग से भी इसका आंसर कर सकते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाना है, जनसंख्या पर नियंत्रण है। ये बहुत सारे जो उपाय हैं, आपको स्वयं अपने दिमाग से भी इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। खाद्यान्न फसलें क्या है? 7वां प्रश्न है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या है? जो खाई जाती हैं, यानी खाने या भोजन के रूप में जो उपयोग होती है वो खाद्यान्न फसलें हैं। इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे आपके चावल है, गेहूँ है, मक्का है, बाजरे, ये सब खाद्यान्न है। फिर 8वां प्रश्न है नारायण सागर बांध कहाँ पर है? ये है अजमेर ज़िले में। कहाँ पर है ये? अजमेर ज़िले में है। ये आपके हो गया आप 8 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है किस उद्योग को समस्त उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसमें आता है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग होता है सभी उद्योगों की जननी है ये। फिर 10 नंबर प्रश्न है जनांकिकी क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोग्राफी, और ये क्या है? जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का अध्ययन है। या अगर परिभाषा रूप में आप बुक की जो परिभाषा जो है उसमें देखें आप, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन क्या है? जनांकिकी है। ठीक है, फिर आपके 11वां प्रश्न है वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या और प्रारंभिक 4 उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? ये टोटल जो उच्च न्यायालय हैं ये आपके 24 हैं, और प्रारंभिक जो उच्च न्यायालय हैं ये आपके कोलकाता है, बॉम्बे है और मद्रास है, इलाहाबाद है। ये आपके 4 उच्च न्यायालय हो गए। ध्यान देना ये जो 4 उच्च न्यायालय हैं, ये 4 उच्च न्यायालयों में पहले जो 3 उच्च न्यायालय थे ये एक
बार बने थे, और उसके बाद में जो आगे इलाहाबाद है वो बाद में बना था, ठीक है ना। 24 तो उच्च न्यायालय हो गए और ये 4 प्रारंभिक के न्यायालय हो गए, ठीक है। उसके बाद में 12 नंबर का प्रश्न है हीराकुंड परियोजना की 2 विशेषताएं। अब पहले आप ये ध्यान रखना, हीराकुंड जो परियोजना है ये आपके महानदी पर है, उड़ीसा में है ये। और इसकी आप ये जो सामान्य विशेषता के रूप में आप ध्यान रखें, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। ये तो एक विशेषता होगी। और दूसरी आप याद रखें, इससे मतलब नहरें निकली हैं, सिंचाई होती है, और इस पर विद्युत ग्रह बने हुए, यानी विद्युत उत्पादन होता है। ये आप दोनों विशेषताएं ध्यान रखें। फिर 13वां प्रश्न है गन्ने की फसल का वर्णन कीजिए। अब गन्ने की फसल का आप के क्षेत्रों में अगर गन्ना उत्पादित होता है तो आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप ध्यान रखें। ये थोड़ा ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर है इसके लिए। दोमट, कछारी, चिकनी मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ ज़्यादा होती है। और इसका उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है विश्व में। और भारत की बात करें तो इसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, इनमें ज़्यादा है। फिर प्रश्न नंबर 14 में है भारत में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है, मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो भारत में 4 प्रकार का कोयला है, और इसमें आपके जो कोयले जो हैं 4 प्रकार के एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, पीट हैं। और अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो आपके महानदी घाटी का क्षेत्र है, दामोदर घाटी का क्षेत्र है, सोन नदी घाटी का क्षेत्र है, गोदावरी वर्धा क्षेत्र, ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। 15 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की परिभाषा और 2 विशेषताएं। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है, ठीक है ना। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी, और इसमें अगर विशेषताओं की बात करें तो इसमें कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 पे 30 से कम लाना है। व्यापक टीकाकरण होगा। लड़कियों की जो शादी की उम्र उसको बढ़ाना है। परिवार नियोजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ये सारी विशेषताएं आ जाएंगी। इसने 2 पूछी, आप और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न आर्थिक विकास की अवधारणा, ठीक है ना। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा से ज़्यादा व्यापक कैसे? देखो, आर्थिक विकास और वृद्धि दोनों को आप अलग अलग भी ध्यान रख लेना। यानी आर्थिक विकास को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वृद्धि के ऊपर। इसमें क्या ये इसका रीज़न है? अब देखो, इसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ठीक है ना। ये आर्थिक विकास के अंदर भी है और आर्थिक वृद्धि में भी है, ठीक है। लेकिन विकास में एक काम और होगा। क्या होगा? इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कल्याण भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में ये जो चीज़ें हैं, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप है, संस्थागत ढांचा, उत्पादन तकनीकी, ये सारी बदलेंगी आर्थिक विकास में। इसीलिए वृद्धि से ज़्यादा व्यापक है ये। फिर 17 नंबर प्रश्न है बेरोजगारी दूर करने के 2 उपाय बताना, ठीक है। पहला तो है आपके रोजगार परक शिक्षा हो, जैसे कौशल विकास वगैरह वाली चीज़ें जुड़ जाएं। दूसरा है इसमें आपके जो भी सरकार की रोजगार संबंधी योजनाएं हैं या मजदूरी संबंधी योजनाएं हैं, उनका उचित क्रियान्वयन हो, क्योंकि ये सही तरीके से ज़मीन पे नहीं लग पाती हैं। इसके कारण क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है। 18 नंबर प्रश्न है बेस लेन क्या है, यह अलग क्यों होती है? बेस लेन यानी जिस लेन जो जिसके लिए बनाई गई है, बस के लिए बनाई गई है, या ये कार के लिए बनाई गई है, ये आपके कॉमर्शियली व्हीकल, ट्रक वगैरह के लिए बनाई गई है, तो वो सारी बेस लेन है। अब उस मान लो बेस लेन के अंदर जैसे बस चल रही है, अब बस कभी कभी चली है, बीच में अगर उसको अनुमति दे दी जाए कि उस पर कार भी चल जाए, तो क्या हो जाएगा? ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा एक लाइन पे नहीं होगा। इसके बाद में 19 नंबर है आपके ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन का अच्छा प्रश्न होता है, और इसके लिए लिमिटेशन क्या है? अब ये ठोस कचरा क्या है, ये सारी चीज़ आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी क्लियर की थी। इसके अंदर जैसे लिमिटेशन में ये है कि ये इतनी ज़्यादा तकनीकी की मैनेजमेंट का काम है। इसके लिए क्या होगा कि बहुत अच्छा प्रशिक्षण होगा, उसके अलावा आपके संसाधन होंगे, फिर नए नए शोध होंगे, विकास और बहुत सारी सुविधाएं विकसित करके ही ठोस कचरा प्रबंधन का काम किया जा सकता है।
क्योंकि इसके लिए सभी तरह के जो भी इक्विपमेंट्स हैं या व्यक्ति हैं उन सबको ट्रेंड होना और उच्च तकनीकी के द्वारा इस को संपादित करवाया जाता है, इसीलिए ये सारी लिमिटेशन ध्यान रखें आप। फिर 20 नंबर प्रश्न में पूछा है इसने मौर्यकालीन प्रांतीय शासन, ये बड़ा प्रश्न में करेंगे आप। प्रांतीय शासन, नगर शासन और सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। देखो इसमें जितने भी बिंदु है ना उन सभी को आप अलग अलग पॉइंट वाइज लिखना। परीक्षा में जब भी आप उत्तर अटेम्प्ट करते हैं तो पॉइंट वाइज ही इनको करेंगे, ये ध्यान रखें। स्पेशल पर्सन जब भी कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करें तो उसको पॉइंट वाइज करें। इसमें जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को आप अलग अलग करें। जैसे इसमें प्रांतीय की बात करिए तो प्रांतीय में जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे उस टाइम में अशोक के टाइम में आपके प्रांत जो 5 प्रांतों का उल्लेख है, जैसे उत्तरापथ है, कलिंग है, दक्षिणापथ है, मध्य देश है, ये सब है। और इसमें नीचे जो डिवाइडेशन था, फिर इसमें विषय होते थे, स्थानिक होते थे, आपके नीचे का जो छोटा मुखिया होता था, गोप होता था, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं किसमें, प्रांतीय प्रशासन में। फिर नगर प्रशासन में यहाँ पर आप इसका उल्लेख कर देना, मेगास्थनीज का, ये आया था मौर्य शासन के दौरान। और इसने बताया है अपनी किताब में, इंडिका जो किताब है इसकी, इसमें बताया इसने कि नगर का जो शासन है वो 30 सदस्यों की कमेटी करती थी, अलग अलग कमेटियाँ होती थी, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा लिख जरूर देना। फिर न्याय की बात करते हैं तो न्याय के लिए इसमें बताया है मौर्य समय में 2 तरह के आपके न्यायालय थे, एक तो धर्मस्थीय और एक कंटक शोधन। धर्म वाला तो नाम से ही पता लगा कि धर्म से संबंधित बातें होंगी, और कंटक शोधन में क्या होगा, ये फौजदारी अदालत होती थी, ठीक है ना। तो इनका आप अलग अलग उल्लेख जरूर कर देना। फिर 21 नंबर प्रश्न में ये कहता है कि सवाई जयसिंह की समस्त जो योगदान है उनका वर्णन करो। सवाई जयसिंह जो है ये जयपुर के राजा हुए हैं और इनका नाम आपने बहुत बार सुना है। अगर ज़्यादा गौर से नहीं समझा है तो भी आप इसका योगदान जो है पूर्व जानकारी के हिसाब से कर सकते हो। जहाँ तक इसके योगदान की बात है तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसने जयपुर में जो आपके जंतर मंतर है, ठीक है, ये क्या है, वेधशाला है। ऐसी और जगहों पर भी वेधशाला बनाई, यानी भारत में 5 वेधशालाएं बनाई, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। इसके अलावा इसने आपके एक किताब लिखी थी, इसका नाम था जयसिंह कारिका, ज्योतिष के ऊपर किताब थी, बहुत अच्छी किताब है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है ये। इसके अलावा जयपुर को बसाया भी है इसने। और फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण है, नक्षत्रों की गति को समझने के लिए एक सारणी बनाई। ये सारी चीज़ें जो हैं इसने की थी। इसके अलावा ये आपके मुगलों के दरबार में इसने मुगलों की सेवा की, ये भी योगदान में आप उल्लेख कर सकते हो। जल महल का निर्माण करवाया, ये सारी बातें आप उल्लेख कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है 22 का प्रश्न, लौह उद्योग में आए तकनीकी परिवर्तनों को बताते हुए औद्योगिक क्रांति के परिणामों की विवेचना कीजिए। औद्योगिक क्रांति ये यूरोप में हुई थी औद्योगिक क्रांति, और इस क्रांति के अंदर पूछा है कि लोहा जो है वो आया, उससे क्या नए परिवर्तन आए, ये चीज़ आपको लिखनी है। तो इसमें जैसे आपके धवन भट्टी आई, धवन भट्टी से क्या हुआ कि आराम से आइस को पिघलाने और साफ करना, ये सारा काम हो गया। ओल्डन भट्टी तैयार होगी, बेलन रोलिंग मिल तैयार होगी। इसके बाद में इस्पात की खोज होगी, जो अपन स्टील बोलते हैं ना, ये किसने, हेनरी बेसेमर ने, ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो गया कि एक मजबूत जंगरोधक चमकदार पदार्थ तैयार हो गया। इससे क्या हो गया कि चीज़ें जो हैं बहुत टिकाऊ और सस्ती चीज़ें तैयार होने लगी। तो ये सारा जो उद्योग के अंदर जो परिवर्तन आया उसमें एकदम से औद्योगिक क्रांति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। फिर प्रश्न नंबर 23 में क्या कहता है, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, जैसे पहले हम सामाजिक की बात करें, आप परीक्षा में अटेम्प्ट करें ना तो जैसे पहले आप सामाजिक लोकतंत्र का वर्णन करें, उसके बाद में आगे जो है आर्थिक लोकतंत्र लिखें। सामाजिक लोकतंत्र नाम से ही सीधा है कि सामाजिक समता की भावना हो, यानी सामाजिक लोकतंत्र में क्या होगा, समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, वो सब बराबर है, ये कह रहा है। और आर्थिक लोकतंत्र में क्या आएगा, आर्थिक लोकतंत्र में आपके जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसमें जैसे कि सभी को बराबर तवज्जो मिले, यानी सभी जो है बराबर रूप से आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ये बात इसने आर्थिक लोकतंत्र के अंदर कही है। फिर प्रश्न नंबर 24 में क्या कहा गया, पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कोई 4 जनांकीय कारणों का
उल्लेख करें। अब ये जो जनांकीय मैंने बताया था ना, जनांकीय के ऊपर क्या किसमें क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है ना। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ इसने पूछी है कि पिछड़ा क्यों है, अपनी अर्थव्यवस्था में पिछड़ापन क्यों है, ये आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ही नीचे चल रही है। इसमें मुख्य कारण क्या है, जैसे जन्म दर बहुत ऊंची है, मृत्यु दर का आंकड़ा जो है वो भी क्या है, बहुत ही कम है, बाल मृत्यु दर ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो हैं। उसके अलावा क्या है कि ये इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इसके लिए क्या है कि एक निश्चित प्लान नहीं है। ये सारे कारण हैं जिसके कारण अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई। जैसे इन्होंने बताया 2001 से लेकर 11 तक हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 17.64% थी। ये इतनी ज़्यादा थी कि पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है ना, वो उतनी जनसंख्या हर साल इंडिया में नई तैयार हो जाती है, नई बन जाती है नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या जो है इकोनॉमी को, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। अब इसके बाद में आधार संरचना क्या है। अब इसमें आधार संरचना जो है, आप नाम से ही देख लेना, समझ लेना आधार संरचना। इसमें आपके जैसे ये मैंने अर्थव्यवस्था के जो आपने क्षेत्र पढ़े ना, 3 क्षेत्र, आपके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है वो आपकी आधार संरचना है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग हैं, गतिविधियां हैं, वो आपके आधार हैं। और इसके अंदर जो भी काम है, जैसे आपकी खेती है, डेयरी है, खनन है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसलाइन होती हैं। और ये उसके ऊपर अगर अच्छी योजनाएं तैयार होंगी तो क्या होगा, अच्छी तरह इकोनॉमी जो है, यानी आर्थिक वृद्धि जो बेहतर होगी। इसको आप स्वयं भी अपने दिमाग से इसको करके आ जाएंगे। फिर 25 नंबर प्रश्न है, वित्तीय संस्थाएं क्या हैं। अब वित्तीय संस्थाओं में देखो, नाम से ही क्लियर होता है, वित्तीय संस्थाएं जो क्या करती हैं, व्यक्तियों को आर्थिक मदद मुहैया, यानी बिचौलिए का, मध्यस्थ का काम, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसके पैसे जमा करना, जिसके पास कम है उसको उधार देना। ये 2 तरह की होती हैं आपके, एक तो सरकारी हैं, एक प्राइवेट हैं। वो सारी चीज़ों, जैसे आपके बैंक हैं, आपके सरकारी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, साहूकार हैं, बैंक, ये सारी जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं, आप इनको एक दो को आप उदाहरण सहित समझा देना वहाँ। फिर प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछ रहा है, ये 26 में पूछ रहा है, सूचना का अधिकार किसकी मंजूरी के बाद और कब लगा। अब ये प्रश्न ऐसे आते हैं ना कि कोई भी विधेयक, जो कानून जो होता है ना, वो किसकी मंजूरी से लागू होता है, वो राष्ट्रपति की मंजूरी, ठीक है। और कब लागू हुआ, ये है 13 अक्टूबर 2005 की बात है। अब इसमें आगे पूछा सूचना अधिकारी हो। सूचना अधिकारी कौन होते हैं, जो सूचना देगा। आप इसमें जैसे याद रख लेना, जैसे अगर ग्राम पंचायत का काम है तो सूचना कौन देगा, ग्राम सेवक, तो वो क्या हो गया, सूचना अधिकारी हो गया। जैसे पंचायत समिति में अगर सूचना लेनी है तो सूचना कौन देगा, बीडीओ, तो बीडीओ क्या हो गया, सूचना अधिकारी हो गया। जैसे आप जिला परिषद में किसी सूचना लेनी है तो कौन देगा, आपके सीओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सूचना अधिकारी हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, हर कार्यालय का जो अफसर होता है वो क्या होता है, सूचना अधिकारी होता है। तो ये हो गया आपके 26 नंबर। फिर 27 नंबर में क्या पूछ रहा है, राजस्थान के किसान आंदोलनों के कारण क्या थे, और बिजोलिया आंदोलन जो है और आपके सिक्कर आंदोलन का वर्णन करो। तो ये आप किसान आंदोलन का जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आप ध्यान देना। इनमें से कोई सा जो आंदोलन है जरूर आपके परीक्षा में मिलेगा आपको। तो किसान आंदोलन के कारण पूछ रहा है, बहुत सारे कारण थे इसमें। एक तो आपके जो वहाँ के शासक होते थे ना, यानी जमींदार, उन्होंने वहाँ की जनता के ऊपर बहुत सी तरह के कर आरोपित कर दिए थे। उसके अलावा इनका जो टैक्स वसूलने का जो तरीका था वो भी क्या होता था कि एक नियमित नहीं था। और फिर जो कृषि उत्पादन मूल्य में काफ़ी गिरावट हो गई थी। उसके अलावा इनकी तानाशाही नीतियाँ थी। ये सारे कारण हो जाते हैं। फिर ये कह रहा है बिजोलिया आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया, आप ध्यान रखना, ये भीलवाड़ा में की घटना है ये। और इसके अंदर आप इनके नाम याद रख लेना, जैसे आपके उस समय जो बिजोलिया का जागीरदार था आपके किशन सिंह, ठीक है। और उसके बाद में जो आपके जागीरदार हुआ था वो पृथ्वी सिंह हुआ था, जिसने तलवार बंधाई, जो कर लगाया, इससे काफ़ी हंगामा हुआ था। और उसके अलावा चंवरी कर, यानी बहुत सारे कर जो है जनता के ऊपर इन्होंने लगा रखे थे। इसके बाद में ये लंबे समय तक चली थी घटनाएं,
यानी आपके इसका जो अंतिम जो घटनाक्रम जहाँ साधु सीताराम दास 1913 के अंदर होता है और उसके बाद में आपके 1920-21 तक इसकी जो है घटनाएं चलती रही थी। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने योगदान दिया इस आंदोलन में लोगों को जागरूक करने और प्रशासन से लड़ने के लिए, जिनमें आपके साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव, कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक, इन सभी ने इस आंदोलन के अंदर लोगों को जागरूक किया। इसके बाद में सीकर आंदोलन की बात करता है तो सीकर आंदोलन, ये सीकर का जो राजा था राव राजा कल्याण सिंह, इसने जो टैक्स वगैरह की बढ़ोतरी की थी उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का नेतृत्व आपके रामनारायण चौधरी ने किया था। इस आंदोलन की एक जो महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं का सम्मेलन हुआ था कटराथल में 1934 में। इसके अंदर बहुत सारी महिलाएं, जिनमें दुर्गा देवी शर्मा है, आपकी फूला देवी है, रमा देवी, उत्मा देवी, ये महिलाएं जो है इस सम्मेलन में उपस्थित थी। इसमें जो शहीद हुए किसान, उनमें आप जैसे याद रखना चेतराम, टिकूराम, तुलसाराम, आसाराम, ये सब जो व्यक्ति हैं इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे प्रश्न कर रहा है, अगला जो अथवा का प्रश्न है इसमें कह रहा है एक ही आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखो। टिप्पणी में आप ऐसी ऐसी शॉर्ट चीज़ें लिखना जिससे कि इस बिंदु को अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाए। इसमें आपके दिमाग पे है कि आप क्या चीज़ डाल रहे हो, तो टिप्पणी में हमेशा वो चीज़ डालो आप जिससे क्या है कि उस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया जा सके। तो इसमें जैसे आप एक तो ये याद रखना, ये 1917 की घटना है और इसमें भील और गरासिया जो थे वहाँ के उस क्षेत्र के, यानी ये मेवाड़ क्षेत्र की घटना है। उस वहाँ के जो भील और गरासियाओं ने वहाँ के महाराणा ने जो बेगार बढ़ा दी थी उसके विरुद्ध ज्ञापन दिए थे और उन्होंने संघर्ष किया था और इस संघर्ष का नेतृत्व तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐड हो गई। इसके बाद में 1875 का दक्षिण विद्रोह का जिक्र कर रहा है। ये दक्षिण विद्रोह 1875 का है। ये किसके कारण हुआ था, ध्यान है, ये दक्षिण की बात है तो दक्षिण में है। इसमें आपके ज़्यादा टैक्स है, कपास के कम भाव, मराठा जो किसान थे उनसे ज़्यादा टैक्स लेना, ये सारी बातें। और इसके साथ क्या जुड़ा था, वहाँ पर जो मारवाड़ी और गुजराती साहूकार थे ना, उन्होंने वहाँ के लेखा बही खातों में क्या है हेराफेरी करके किसानों की ज़मीन के ऊपर भी क्या है कि कब्जा करना प्रारंभ कर दिया था। इससे भी किसानों में काफ़ी आक्रोश हुआ। और ये 1875 में पूना के अंदर बड़ी घटना हुई इसके अंदर, और जिसमें आपके क्या हुआ, वहाँ के किसानों ने साहूकारों के घरों के ऊपर कब्जा कर लिया और बाद में अहमदनगर तक भी ये घटना जो है पहुँच गई थी। बाद में धीरे धीरे इस घटना को एक मध्यस्थता के द्वारा निपटाया गया। फिर आता है बेगू किसान आंदोलन। ये ध्यान रखना, बेगू कहाँ पर, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये 1921 की बात है और इसमें भी वही लगान और लाग बाग और इन सब में वर्दी होना, ठीक है। किसान आंदोलन में सब में लगान का मैटर रहेगा आपके। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी इनको, ये बिजोलिया आंदोलन से इनको प्रेरणा मिली थी। इसमें जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, वही आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, ये। और वहाँ का जो ठाकुर था बेगू का, ठाकुर अनूप सिंह को बाद में झुकना पड़ा था और ये समझौता हुआ। इसमें आप दो नाम और जोड़ लेना, रूपा जी और करपा जी, ये दो किसान थे जो इस संघर्ष के अंदर शहीद हुए थे। इसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ध्यान देना, अपने जो मूल अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट, इनकी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय की। और ये अनुच्छेद 32 संविधान के अंदर अनुच्छेद 32 में ये उल्लेख है, अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, बहुत सी तरह की रिट जारी कर सकता है, जिनमें जो नाम है वो आप याद रख लेना, इनका विवरण आप बाद में देख लेना और कर देना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 तरह की रिट बोले या लेख बोले हिंदी में, ये जारी करता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में सीधी आ जाएगी, जैसे मान लीजिए किसी को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया, वहाँ पर कोर्ट ये कह सकता है कि साहब आपने इसको क्यों बंदी बनाया, आप इसको जज के सामने पेश कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मूल अधिकारों को बचाने का प्रयास हो गया। तो ये सारी बातें इसमें। फिर अगला जो इसके अंदर अथवा में है, देश में कार्यपालिका का वर्णन। अब कार्यपालिका का वर्णन है, मैं इससे पहले अगर सरकार की बात करूं तो सरकार के 3 अंग आपको पता ही है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नगर पालिका।
और फिर कार्यपालिका की बात इसने पूछी, तो कार्यपालिका में आप क्या लिखोगे, वही लोकसभा और राज्यसभा का पूरा विवरण डाल देना। छोटा मतलब आधा तो लोकसभा डाल देना, आधा राज्यसभा डाल देना। राज्यसभा लोकसभा में आप क्या डालो, जैसे इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, कार्यकाल कैसे होता है, कैसे इलेक्शन होता है, ये सारी जो बातें हैं, इसका अध्यक्ष होता है, उसके क्या पावर होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोकसभा राज्यसभा पे 1% अवश्य मिलेगा आपको पेपर के अंदर। फिर 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछता है, मंत्रिपरिषद के अधिकार और शक्ति। 29 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है, मंत्रिपरिषद के अधिकार और शक्ति, ठीक है ना। ये आप मंत्रिपरिषद तो आप समझते हैं, मंत्रिपरिषद क्या होता है, ये शासन व्यवस्था का हृदय होता है ये मंत्रिपरिषद। और इसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होता है। अभी इसकी ये क्या काम करेगी, क्या पावर है इसके पास, ठीक है ना। जैसे ये राष्ट्रीय नीति निर्धारित करेगी, कानून निर्माण का काम है, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, वित्तीय कार्य, विदेश संबंधी संचालन, नियुक्ति संबंधी कार्य, ये सारे जो है ना मुख्य जो मेन जो देश के जो बड़े बड़े काम हैं, वो सारे काम जो हैं इन्हीं के पास हैं। और ये सारा विवरण जो है आप विस्तार से कर सकते हैं। फिर अगला अथवा में है विधानसभा में विधेयक, यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ना, उसका उल्लेख है। जैसे आपके वहाँ पर जो रखा जाएगा, विधेयक रखा जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद में उसके ऊपर वहाँ पर वाचन होगा, पहला वाचन होगा, दूसरा वाचन होगा, तीसरा वाचन होगा, उसके बाद में इसको राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कानून तैयार हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है। और इसके बाद में अंतिम जो प्रश्न है, इसमें जैसे मानचित्र में भरना पूछा है, तो मानचित्र में देखो आप एक बार संपूर्ण मानचित्र का ही देखें क्या कि यहाँ पर जो है ये जो इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, लेकिन आप मानचित्र के बहुत अलग बिंदुओं को भी देखें। यहाँ पर जो दिए हैं वो बता देता हूँ। जैसे तारापुर की बात करते हैं, महाराष्ट्र में है, ये बॉम्बे से थोड़ा सा ऊपर समुद्र के किनारे पे। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, पुरी जो है ना जगन्नाथपुरी, उसके पास में नीचे है ये, और ये समुद्र के किनारे। बीकानेर आप पता ही राजस्थान में है। मेघालय है, ये बांग्लादेश के जस्ट ऊपर वाला राज्य है। बांग्लादेश जो है ना देश, और उसके जस्ट ऊपर वाला है। बनास नदी ये चंबल के अंदर आके मिलती है, यानी अरावली की पहाड़ियों से निकल के आएगी, चंबल में मिला तो आप, ये आपकी बनास नदी राजस्थान में होगी है। तो ये आपके जो प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। आप इनको विस्तार पूर्वक एक बार बुक से ज़रूर देख लें, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं टाइम अगर मिला और मुझे अगर कमेंट्स आए इसके ऊपर, तो मैं एक और मॉडल तैयार करने का प्रयास करूंगा। वरना आपका जब ही पेपर हो जाएगा, उस पेपर का जो सॉल्यूशन है मैं शीघ्र आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सॉल्यूशन मिल जाए। आप प्रारंभ से अंत तक वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।